गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन होम साइंस ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम पारिवारिक आय के बारे में पढ़ेंगे। इसे फैमिली इनकम भी कहा जाता है। तो फैमिली इनकम का मतलब है कि एक निश्चित अवधि तक कार्य करने के फलस्वरूप जो धनराशि, वस्तुएं एवं सुविधाएं परिवार को प्राप्त होती हैं उसे पारिवारिक आय कहते हैं। सामान्यतः व्यक्ति यही मानते हैं कि जो धनराशि या जो वेतन उन्हें प्राप्त हो रहा है वह आय है, बल्कि यह तो आय का एक हिस्सा होती है। तो पारिवारिक आय में जो धनराशि प्राप्त है प्लस उसके साथ जो भी वस्तुएं या सुविधाएं प्राप्त हैं, जैसे किसी व्यक्ति को यदि 50,000 रुपये महीने आय मिलती है और उसके साथ उसको मकान किराए के 5,000 रुपये मिलते हैं, बच्चों की शिक्षा का खर्च मिलता है, तो उसकी कुल इनकम 50,000 प्लस अगर मकान का किराया उसको रेगुलर 5,000 रुपये मिल रहा है तो वह 55,000 रुपये कहलाएगी। तो पारिवारिक आय में धनराशि प्लस मुफ्त में जो भी वस्तुएं और सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं वह कहलाती है पारिवारिक आय। अब पारिवारिक आय है तो यानी कि परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं और जो कार्य कर रहे हैं, जो उनको जो वेतन प्राप्त हो रहा है, उन सभी की आय को मिला करके हम इसे बोलेंगे पारिवारिक आय। यदि एक परिवार में 4 लोग हैं और यदि उनमें से 3 लोग बाहर कार्य करने जाते हैं तो उनको एक निश्चित अवधि के बाद जो भी धनराशि, वस्तुएं प्राप्त हैं तो वह कुल मिलाकर जो उनकी आय होगी उसे पारिवारिक आय कहेंगे। अब इसके बाद है पारिवारिक आय के प्रकार। तो पारिवारिक आय 3 प्रकार की होती है: मौद्रिक आय, अमौद्रिक आय, अमौद्रिक आय को वास्तविक आय भी कहते हैं, और तीसरी होती है मानसिक आय। सबसे पहले आएगी मौद्रिक आय, यानी कि यह जो मौद्रिक आय है यह धनराशि या मुद्रा के रूप में होती है, यानी कि इसमें व्यक्ति को कार्य करने के पश्चात वेतन मिलता है या इसको किराया मिलता है, जो धनराशि प्राप्त, ये धनराशि के रूप में व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो इसे मौद्रिक आय कहते हैं। नाम से भी पता चल रहा है मुद्रा के रूप में जो व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है वह है मौद्रिक आय। दूसरा है अमौद्रिक आय, इसे वास्तविक आय भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एक विशेष अवधि में कार्य करने के पश्चात जो वस्तुएं और सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं वह कहलाएगी अमौद्रिक या वास्तविक आय। और यह 2 प्रकार की है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अमौद्रिक आय वह होगी जो वस्तुएं और सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त हो रही हैं, जैसे कि यदि व्यक्ति किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करता है तो उसे मकान का किराया मिल रहा है और चिकित्सा का खर्च मिल रहा है, बच्चों की शिक्षा की फीस मिल रही है, तो वह आएगा प्रत्यक्ष आय में। इसका एक और एग्जाम्पल है, यदि व्यक्ति को मुफ्त में, अगर उसके घर में किचन गार्डन है और किचन गार्डन से उसको सब्जियां मुफ्त में प्राप्त हो रही हैं तो वो भी मौद्रिक आय होगी और ये प्रत्यक्ष प्रकार की होगी। दूसरा है प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष वह होगी जिसमें कि व्यक्ति को वस्तुएं प्राप्त करने के लिए मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। तो जैसे वस्तु के बदले में वस्तु प्राप्त होना या मुद्रा खर्च करके वस्तु प्राप्त होना, सुविधा प्राप्त होना, ये कहलाएगा अप्रत्यक्ष अमौद्रिक आय। जैसे किसी व्यक्ति को यदि कमरे की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है, तो मकान प्राप्त करने के लिए प्रति माह वो जो भी किराया दे रहा है तो वो व्यक्ति का अप्रत्यक्ष अमौद्रिक आय। या किसी वस्तु के बदले में वस्तु प्राप्त होना, ये भी अप्रत्यक्ष अमौद्रिक आय। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 1 बोरी गेहूं है और मैं 1 बोरी गेहूं को दूसरे व्यक्ति से एक्सचेंज करती हूँ, आदान प्रदान करती हूँ, जो उसके बदले में मुझे 1 बोरी चावल मिलते हैं। तो जिस व्यक्ति ने मुझे चावल दिए उसको गेहूं मिल गया और मुझे चावल मिल गया, यानी कि वस्तु विनिमय के द्वारा जो आय प्राप्त है वो अप्रत्यक्ष अमौद्रिक आय कहलाएगी। तीसरी है मानसिक आय। मानसिक आय एक प्रकार की मानसिक संतुष्टि है, यानी कि जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है उनको उपभोग करने के बाद हमें जो मानसिक संतुष्टि मिलती है या जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे मानसिक आय कहते हैं। इसको नापना असंभव है। एक ही वस्तु को कार्य में लेने के बाद अलग अलग व्यक्तियों का मानसिक संतुष्टि का लेवल अलग अलग होता है, तो इसे मापना असंभव है। ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है और ये व्यक्ति की आंतरिक क्षमता है या आंतरिक आत्मिक संतुष्टि है, तो इसको हम माप नहीं सकते हैं। तो ये है आय के 3 प्रकार: मौद्रिक,
अमौद्रिक आय में वस्तुएं और सुविधाएं आती हैं, और मानसिक आय इसका संबंध है आत्मा की संतुष्टि से। तो ये थे आय के प्रकार। अब हम देखेंगे आय के स्रोत कि हमें आय कहाँ कहाँ से प्राप्त होगी। तो पहला है स्रोत मजदूरी, यानी कि शारीरिक श्रम करने के बाद व्यक्ति को जो आय प्राप्त होती है या जो धनराशि प्राप्त होती है वह मजदूरी कहलाती है। ये धन के रूप में भी हो सकती है और वस्तुओं के रूप में भी हो सकती है। जैसे नरेगा में जिन मजदूरों ने कार्य किया था उनको कार्य के बदले में अनाज प्राप्त हुआ था। तो यह है आय धन या वस्तु किसी के भी रूप में हो सकती है और इसमें शारीरिक श्रम आता है। इसके अलावा यह आय दैनिक हो सकती है, यानी कि प्रतिदिन का भुगतान किया जाए वर्कर्स को, या साप्ताहिक हो सकती है या फिर मासिक हो सकती है। दूसरा है वेतन, यानी कि शारीरिक श्रम, कुछ कार्य को करने के लिए शारीरिक श्रम के साथ साथ हमें मानसिक श्रम करना पड़ता है, तो उसके बदले में जो धनराशि और सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं वह कहलाएंगी वेतन। और वेतन व्यक्ति की पद पर निर्भर करता है, व्यक्ति की कुशलता पर, व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है, और वेतन के रूप में सामान्यतः धनराशि प्राप्त होती है और ये एक निश्चित अवधि के बाद यानी कि मासिक रूप में दिया जाता है। तीसरा है ब्याज। प्रत्येक व्यक्ति जो भी बचत करता है उसको किसी ना किसी स्कीम में, या ऐसे बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस है, उसमें जमा कराता है। तो बैंक में पैसे को जमा कराने के बाद मूलधन के अतिरिक्त जो धनराशि प्राप्त होती है उसे ब्याज कहते हैं। उसके बाद है लगान या किराया। यदि हम अपनी भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग के लिए देते हैं तो उसके बाद उस भूमि के प्रतिफल के रूप में हमें जो या तो धनराशि प्राप्त हो सकती है या फसल प्राप्त होती है, तो उसे लगान कहेंगे। किराया, यदि किसी का मकान हम अपने उपयोग के लिए ले रहे हैं तो उसके बाद प्रत्येक महीने हम जो भी धनराशि हमारे मकान मालिक को दे रहे हैं वो किराया कहलाएगी। तो ये भूमि के प्रतिफल के रूप में या तो लगान प्राप्त हो सकता है, या यदि की कृषि योग्य भूमि है तो वहाँ लगान प्राप्त होगा, और यदि कोई घर बनाकर हमने किसी और व्यक्ति को उपयोग के लिए दिया है तो वहाँ से हमें किराया प्राप्त होगा। इसके बाद है लाभ। लाभ व्यापारियों को प्राप्त होता है। वो किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं या बिजनेस करते हैं तो मूलधन को निकालने के बाद जो धनराशि उनके पास बचती है वो लाभ कहलाती है। इसके बाद है पेंशन एवं ग्रेच्युटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पेंशन किसी सेवानिवृत्ति के पश्चात, जो कि हमारे देश में 60 वर्ष है, यानी कि 60 वर्ष पर व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है, रिटायर हो जाता है अपनी नौकरी से, और उसके बाद व्यक्ति को प्रति माह जो धनराशि प्राप्त होती है वह कहलाती है पेंशन। यह डिपेंड करती है सेवानिवृत्ति के समय व्यक्ति की वेतन क्या था। यदि जो वेतन होता है उसका 50% पेंशन के रूप में मिल जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के समय वेतन 50,000 था, तो अब उसको प्रत्येक माह पेंशन के रूप में 25,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। दूसरा है ग्रेच्युटी। यह सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त धनराशि जो प्राप्त होती है वो ग्रेच्युटी कहलाती है, यानी कि यह मासिक नहीं होती है, ये एक ही बार मिलती है और एक बड़े अमाउंट के रूप में धनराशि प्राप्त होती है। इसके बाद है बोनस। साल में एक बार कंपनी अपने लाभांश में से, यानी कि जो भी कंपनी का लाभ है उसमें से अपने कर्मचारियों को बोनस देती है। तो बोनस किसी त्योहार पे दिया जाता है, साल में एक बार दिया जाता है, और यह है किसी वस्तु के रूप में हो सकता है, या एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी के रूप में दिया जा सकता है, या किसी भी रूप में हो सकता है। तो यह कंपनी का लाभांश है जो कि वो अपने कर्मचारियों के साथ शेयर करना चाहती है। इसके बाद है बीमारी व दुर्घटना में प्राप्त राशि। कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को सुविधा देती हैं कि यदि वो बीमार होते हैं या फिर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जो भी खर्चा आता है वो कंपनी के द्वारा वहन किया जाता है। यदि मान लीजिए कंपनी इस खर्चे को वहन नहीं करती है तो व्यक्ति को अपनी सैलरी में से, अपने वेतन में से यह धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। तो यदि कंपनी के द्वारा व्यक्तियों को चिकित्सा का खर्चा दिया जाता है, दुर्घटना का खर्चा दिया जाता है, तो यह भी व्यक्ति की आय का एक हिस्सा होते हैं।
इसके बाद है रॉयल्टी। रॉयल्टी किसी भी पुस्तक को लिखने वाले लेखक को मिलती है। तो यह लेखक के बीच में और जो प्रकाशन कंपनी है, प्रकाशक हैं, उनके बीच का एक समझौता है और यह पुस्तक की बिक्री के अनुपात में होता है। यानी कि यदि पुस्तकों की बिक्री ज़्यादा होगी तो लेखक को रॉयल्टी भी ज़्यादा मिलेगी। तो कितनी पुस्तकों की बिक्री होने के बाद कितना धनराशि मिलना है, यह लेखक और प्रकाशक के बीच का एक अनुबंध होता है, एक समझौता होता है। इसके बाद है पैतृक संपत्ति। हमें अपने पूर्वजों से जो संपत्ति प्राप्त होती है वह भी हमारी आय का एक हिस्सा होती है। यदि हम देखें, यदि हमें अपने पूर्वजों से जो संपत्ति प्राप्त है, हमने किराए पर दे रखी है, तो उसे मासिक हमें किराया प्राप्त हो सकता है। या फिर यदि पैतृक संपत्ति ज़्यादा है और कभी हम उसको बेचते हैं तो हमारे लिए आय का हिस्सा होगी। तो इस तरह से आय के ये सभी स्रोत हैं। मजदूरी शारीरिक श्रम के बदले प्राप्त होती है, वेतन शारीरिक और मानसिक श्रम के बदले प्राप्त होता है और प्राय तौर पर वेतन मासिक होता है। इसके बाद ब्याज, लगान, किराया, लाभ, पेंशन, ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के टाइम पे मिलने वाली धनराशि है। बोनस किसी भी कंपनी के लाभांश में से कर्मचारियों को मिलने वाली वस्तुएं और सुविधाएं हैं। इसके बाद बीमारी, दुर्घटना में प्राप्त राशि, ये रॉयल्टी, यह किसी लेखक और प्रकाशक के बीच में अनुबंध है, समझौता है, जो कि पुस्तक की बिक्री के अनुपात में होता है। और पैतृक संपत्ति, ये सभी है आय के स्रोत। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम किस तरह से अपने परिवार की आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो परिवार में आय की वृद्धि के दो तरीके हैं। एक तो है कि परिवार के जो सदस्य हैं वो सभी अपना सहयोग दें और परिवार की आय को हम बढ़ाएं, तो इससे हमारा जीवन स्तर भी उच्च होगा। और दूसरा तरीका है कि जो हमारी आय है हम उसको सोच समझकर खर्च करें, उसका धन व्यवस्थापन करें और हमारी जो बचत हो रही है हम उसको विनियोग करें। तो इस प्रकार से हम अपने परिवार की आय में वृद्धि कर सकते हैं, परिवार का जीवन स्तर उच्च कर सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि कोई समस्या आती है, आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करें। थैंक यू।